पाकिस्तानी जो आर्मी जिन्होंने कैप्चर कर लिया था उस पोस्ट को वापस रिकैप्चर किया था। कि आपने सांचू में 65 वॉर में कैसे आपने लड़ाई लड़ी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। और फिर वो कंपनी कमांडर का एक हट है। सर कितनी फ्रिक्वेंटली लोग ये काम करते थे जब आप गए, उससे पहले भी हुआ होगा, फिर आपने ये सारा कुछ ऑपरेशन चलाया सर जिसमें काफ़ी बड़ी सफलता हाथ लगी। जब मैं गया तो उस वक्त ये ड्रोन वाला अपने स्मगलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये लोग मोडस ऑपरेंडी स्मगलर्स अभी आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो इतना नहीं था। वो चालू हो गया था लेकिन इतना नहीं था। ड्रोन के जरिए लोग हेरोइन की तस्करी कर रहे हैं। जैमर्स आ गए। हमने जो है आर्मी की मदद से, आर्मी ने भी जैमर्स लगा रखे हैं। पंजाब में सक्सेसफुली उन्होंने जैमर्स लगा रखे, हमारे एरिया में भी जैमर्स लगा रखे। और साथ साथ में हमने कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी किया है। सर मुझे देखा जाता है पाकिस्तान वाले वैसे डरे रहते हैं सर, चाहे BSF की बात करें, इंडियन आर्मी से करें, सबसे वो पहले ही डरे रहते हैं। वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बॉर्डर पर रहते हैं, हमारा काम ही बॉर्डर पर गार्ड करना है। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर वॉर ही है। बॉर्डर पर गार्ड अलर्ट ही रहते हैं हम लोग। बिल्कुल। सर BSF में जो ऊँट हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे किसी ने बताया था कि कई 71 या 72 की बात है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। एक वक्त ये था कि वो कैमल, किसी ने वो बोला कि इस बार कैमल परेड में भाग नहीं लेंगे, तो बड़ा हंगामा हो गया और आदेश पास हुए कि नहीं, कैमल तो एक अभिन्न अंग है परेड का। सर मूवीज़ में हमने कई बार देखा है कि जो स्मगलर होते हैं वो फुटप्रिंट ताकि नहीं आए तो वो नीचे बोरी या कुछ इस तरह की चीज़ें लगा लेते हैं और फिर उसके बाद क्रॉस कर लेते हैं बॉर्डर। क्या ऐसा भी कोई मामला सर आपके टाइम में आया? उस एरिया में सैंड ड्यून, बड़े बड़े सैंड ड्यून है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है। जो हमारी फेंसिंग है वो जो है पूरी फेंसिंग जो है मिट्टी में दब जाती है, तो वहाँ पे स्मगलर्स जो है वो चांस ले लेते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था, जब स्मगलर क्रॉस कर गया तो उसके फुट मार्क, पग मार्क चेक किए गए, तो हमारे लड़के बड़े एक्सपर्ट हैं। सर अगर अब हम बात करें 1971 वॉर और लोंगेवाला युद्ध की, उसके नायक थे सर लांस नायक भैरव सिंह जी। क्यों ना इसका पता किया जाए कि वो भैरव सिंह जो मूवी, बॉर्डर मूवी में जिसने सुनील शेट्टी ने रोल किया था, और वो हमारा 71 वॉर का हीरो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बिल्कुल उसको ढूंढा जाए। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल दिल से ब्रेव पर। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, इसे यूं ही बनाए रखें। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे BSF के IG की पोस्ट से रिटायर्ड पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहे और उन्होंने जो काम किए वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए बिना वक्त जाया किए देखते हैं पॉडकास्ट का ये पहला पार्ट। तो सर राजस्थान में आपका करियर कैसा रहा? पंजाब आपने बताया, उससे पहले और भी जगह पोस्टिंग रही, फिर राजस्थान, और आप मेवाड़ रत्न भी रहे हैं। तो सर राजस्थान की कंडीशन और पंजाब की कंडीशन की अगर बात करें, चाहे वेदर की बात करें, एरिया की बात करें, किस तरह से डिफरेंस है और यहाँ क्या क्या डिफ़िकल्टीज सामने आई? देखिए, मेरी पोस्टिंग राजस्थान में जोधपुर में एज ए DIG ऑपरेशंस ऑन प्रमोशन 2011 में मेरी पोस्टिंग हुई थी जोधपुर, जी। और मैं DIG ऑपरेशंस था। तो आप देखिए कि जो DIG ऑपरेशंस का जिम्मेवारी होता है कि भाई पूरे राजस्थान का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ है, जी। उसके अंदर ऑपरेशन प्लान करना, और पूरा जो है आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट बॉर्डर पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको, उसके बारे में जानकारी देना अपने बॉस को, हमारे IG को, और साथ साथ में हायर हेडक्वार्टर को उसके बारे में डेली रिपोर्ट देना कि सब आज ये इंसिडेंट हुआ, वो हुआ। तो जब मैं DIG ऑपरेशंस वहाँ पोस्ट हुआ जोधपुर में, तो तकरीबन 2-2.5 साल में वहाँ जोधपुर में DIG ऑपरेशंस था। जी। तो वो मेरा पहला टेन्योर था। उस वक्त जो है हमने प्लान किया कि बॉर्डर को डोमिनेट करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स है। एज ए DIG ऑपरेशंस आपको ऑपरेशन भी प्लान करने होते हैं। आपको फील्ड में आपके जो फील्ड के DIGs हैं, कमांडेंट्स हैं, उनको आप आइडियाज़, इनोवेशन, कुछ नई चीज़ बता सकते हैं जिससे कि और बॉर्डर को अच्छी तरह से गार्ड किया जा सके। जी।
सो बॉर्डर क्या है राजस्थान में, जैसा आपने बताया कि कंपेयर करें पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर को, तो बहुत ही डिफरेंट है। कुछ पार्ट राजस्थान बॉर्डर का जो गंगानगर का एरिया है वो आप कह सकते हैं कि पंजाब से मिलता जुलता, बिकॉज गंगानगर में नहरी एरिया है, पानी आ गया, वहाँ पे ग्रीनरी है। बट जैसलमेर, बाड़मेर, इस पूरे एरिया में, बीकानेर पूरे एरिया में ये सेमी डेजर्ट और फुल डेजर्ट है। और पंजाब में तो पूरी ग्रीन बेल्ट है, बट जैसलमेर में तो पूरा ड्राई है। बिल्कुल। तो एक जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो ये थी कि हमारे बॉर्डर पे इतना बड़ा बॉर्डर था, जी। और टेम्परेचर विंटर्स में माइनस में चले जाता है और समर में हाई टेम्परेचर चले जाता है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। प्लस वास्ट बॉर्डर होने की वजह से अब उस एरिया में जो है मेन प्रॉब्लम जो होती है वो स्मगलिंग जी। और क्रॉसिंग, इलीगल क्रॉसिंग हो सकती है, और स्पाइस भी बहुत घूमते हैं। जी बिल्कुल। और जो हमें ये भी इंफॉर्मेशन रहती थी कि भाई कहीं टेररिस्ट भी क्रॉस ना कर जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑपरेशन प्लान करते थे। सो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी टीम बनाए हर एक बटालियन में। क्या होता है कि बटालियन को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, उस एरिया में वो अपना ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है, ऑपरेशंस प्लान करता है, डे एंड नाइट ऑपरेशन प्लान करता है। जी। तो उसको कुछ ऐसा आइडियाज़ हम दें जिससे कि वो जो डेप्थ एरिया है, जो पीछे वाला एरिया है, उसको कैसे डोमिनेट किया जाए। जी। क्योंकि शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं बॉर्डर पर, आपका कोई भी आदमी क्रॉस करे या इवन कैमल या गाड़ी भी क्रॉस करे, बिटवीन सैंड ड्यून्स आप देख नहीं पाते, बिल्कुल। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो टिपिकल राजस्थान में वर्ड है धोरे, वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स होते हैं। तो पीछे गैप्स को कैसे कवर किया जाए, तो क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो लीनियर फैशन पे डिप्लॉयड है, फेंसिंग के साथ साथ हमारी बॉर्डर आउट पोस्ट होती है, पीछे डिप्लॉयमेंट इस तरह से होता है। तो हमने सोचा कि एक अपन ऐसी टीम बनाए हर एक बटालियन में, जिसको हम जैसे आर्मी में एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर घातक टीम होती है, जी। तो हमने, हमारा एक्सपीरियंस था सर क्रीक में, हमने क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो बनाया था। तो मैंने फिर मेरे आईजी को ये सुझाव दिया कि सर अपन एक ऐसी टीम बनाए बटालियन में जो कि डेप्थ एरियाज को डोमिनेट कर सके, और कमांडेंट जो होता है वो उसके ऊपर कंट्रोल रखे और वो बताए कि कौन से एरिया में आज वो पार्टी जाएगी। तो उसके अंदर फिर हमने एक यंग ऑफिसर और एक डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर जो फिट होता है, और करीब 10 लड़के, फिट लड़के जो मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड लड़के होते हैं, उनकी एक टीम बनाई और उसका नाम हमने हमने दिया डेजर्ट स्कॉर्पियंस। डेजर्ट स्कॉर्पियन। हाँ, तो वो टीम हमने बनाई, और वो हर एक बटालियन में एक टीम बनी, और उनको जो उनके जो टास्क होते थे, उनको जो डायरेक्शन देते थे, वो कमांडेंट देते थे। तो वो टीम कभी भी कोई इंफॉर्मेशन हमें होती थी कि भी सब आज पर्टिकुलर एरिया में कोई क्रॉसिंग हो सकती है, या कोई इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, या कोई स्मगलिंग हो सकती है, तो जो पीछे गांव हैं उस एरिया में भी लोग आप देखिए जो इन्वॉल्व होते हैं, जी। तो वहाँ पे भी आप जो है सरप्राइज विजिट कर सकते हो। डेप्थ एरियाज़ के अंदर आप पेट्रोलिंग निकालो, 30-40 किलोमीटर पीछे जाके आप अपनी पेट्रोलिंग निकालो, जहाँ पे वो लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बीएसएफ रात को एकदम या पीछे आके एकदम आ जाएगी। जी। तो इस तरह से ये टीम बनाई थी, जो गाड़ियों के साथ, 2 गाड़ियाँ उनके पास होती थी, लाइट व्हीकल जिप्सी, और उसके साथ में उनके अपने पर्सनल हथियार होते थे, और लाइट्स होती थी, और कम्युनिकेशन होता था उनके साथ। वो टीम हमने बनाई और बड़ा सक्सेसफुल रहा। उस दौर में कोई हमारे एरिया में कोई क्रॉसिंग हुई नहीं, ना कोई स्मगलिंग हुई, और हमने पूरे एरिया को बड़ा अच्छी तरह से डोमिनेट किया। ये मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं डीआईजी ऑपरेशंस था जोधपुर में। और साथ साथ में एज ए डीआईजी ऑपरेशंस आपको ट्रेनिंग भी देखना पड़ता है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ती है, तो वो भी मेरा जिम्मेवारी था। वो भी हमने जो है इवेंट को बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट किया। जी। और उसके बाद में फिर मेरी पोस्टिंग दोबारा जो है राजस्थान में हुई, अभी जो 2020 में, जी। कोविड के टाइम पे। ओके। उसके पहले मैं दिल्ली में था, और जब मैं फील्ड में आया डीआईजी सेक्टर बीकानेर, इंश्योर किया कि हमारे पूरे सेक्टर में तकरीबन जो है आप देखिए कि 3 बटालियंस बॉर्डर पर डिप्लॉयड थी, 1 बटालियन जयपुर में थी, तो कोई भी इंसिडेंट ना हो जिसके अंदर कोई कैजुअलिटी हो। वी आर लकी वी डिडंट हैड एनी कैजुअलिटी कोविड के अंदर, वो हमारा एक अचीवमेंट था। और हमने बीकानेर के अंदर हमने आम पब्लिक के लिए भी पहला इनिशिएटिव लिया, जिसके अंदर
हमने ये बोला था कि हमारा बीएसएफ का जो हॉस्पिटल है, जी। हम इसके अंदर जो बेड्स है वो सिविलियन को भी देंगे। इसके लिए बड़ा अप्रिशिएट किया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कि देखिए साहब, बीएसएफ ने ये पहल करी और हमारे पास हमने जो है इमरजेंसी वार्ड के अंदर कोविड के लिए बेड तैयार किए थे, तो क्वारंटीन सेंटर भी बना रखे थे। तो वो बड़ा एक बीएसएफ की पब्लिसिटी उससे भी थी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो क्योंकि देखो बीएसएफ का काम है कि बॉर्डर पे जो आम पब्लिक रहती है और आम पब्लिक के साथ भी कोऑर्डिनेशन, उनके साथ हमारा राब्ता रहना चाहिए, जिनके अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि भी बीएसएफ बॉर्डर पे रहती है। और इस तरह से हमने बीकानेर में काम किया। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो हमने किया था वो मेरे को अभी भी याद है कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी जो बटालियन डिप्लॉयड थी, पर्टिकुलरली टचिंग टू द गंगानगर साइड, उस एरिया में जो है काफ़ी एक्टिविटी स्मगलिंग की होती है। और अभी जो बड़ा न्यूसेंस और चैलेंज था वो था ड्रग्स स्मगलिंग। फिर हमको इन्फॉर्मेशन थी कि साहब बीकानेर में जो है ड्रोन द्वारा और जो है ज़मीनी फेंसिंग के थ्रू भी स्मगलिंग हो सकती है जी। और उसके अंदर हमने एक रिकॉर्ड सीजर किया था। 300 करोड़ रुपए का हीरोइन सीज किया था। तकरीबन 57 केजी हीरोइन हमने सीज करी। ओके। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी थ्रू हमारे सोर्स और हमारे इंट जो हमारा जी ब्रांच है उसके थ्रू कि साहब ऐसे ऐसे इन दिनों में ये हो सकता है कि पाकिस्तान 12 फेंसिंग के थ्रू स्मगलिंग करवाएंगे जी। ड्रग्स की। और उनके जो कंसाइनमेंट लेने वाले हैं वो पंजाब से स्मगलर्स जो सिंडिकेट है उनके लोग जो है उस आपके बीकानेर सेक्टर में हमारा जो बॉर्डर है पर्टिकुलरली सतराना या एरिया में आए हुए। ओके। तो हम लोग अलर्ट थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम उनको रंगे हाथ पकड़ें। जी। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो सीजर होता है वो अनक्लेम्ड होता है। बिल्कुल सर। अब सीजर तो आपने कर लिया लेकिन आपने बंदा नहीं पकड़ा, तो उससे बंदा नहीं पकड़ने से फिर क्या होगा, उनकी चेन जो है वो पकड़ी पकड़नी नहीं जाएगी। बिल्कुल सर। तो वो हमने इंश्योर किया कि हम कुछ ऐसा ऑपरेशन प्लान करें जी। कि इनको रंगे हाथों पकड़े। ओके। तो अब वो जब ऑपरेशन प्लान किया तो मैं एज ए डीआईजी बॉर्डर पे गया। ऑपरेशन प्लान करने के लिए आपको सब बताना पड़ेगा कि भाई कौन कहाँ बैठेगा, और अब क्योंकि स्मगलर्स फायरिंग भी कर सकते हैं, जी। तो सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आपने ये भी देखना है कि वो कंसाइनमेंट अंदर आ जाए तब आप एक्ट करें। पता चला कि वो बॉर्डर के पास आए और वो वापस उनको भनक लग गई कि बीएसएफ वाले अलर्ट है, उनको हमारे ऑपरेशन के बारे में पता है, उनका जो ऑपरेशन है बिल्कुल। कंसाइनमेंट निकालना, बिल्कुल। तो वो अलर्ट हो जाएंगे, पीछे वाले भी अलर्ट हो जाएंगे। तो आपने ऐसा शो करना है कि उनको पता नहीं चले कि बीएसएफ को पता है कि ये होने वाला है। जी। तो मैं जब गया तो नॉर्मली जब डीआईजी जाता है तो पटना चली गाड़ी में जाता है, उसके ऊपर गाड़ी में फ्लैग लगा होता है, स्टार लगा होता है, तो हमने वो सब उतारे। कोई स्टार नहीं होगा, कोई फ्लैग नहीं होगा, और वो गाड़ी एक जो नॉर्मल जो ऑफिसर की जो पेट्रोलिंग होती है, जो कंपनी कमांडर पेट्रोलिंग करता है, जी। ऐसी गाड़ी जिप्सी में बह गया। कोई स्टार वगैरह नहीं लगे हुए थे, नॉर्मल अपने पेट्रोलिंग करके। जी। और जिस एरिया से स्मगलिंग होनी थी उस एरिया में मैंने जो बंदे मेरे साथ ऑपरेशन में या हमने जिनको ऑपरेशन में बैठाना था उनको मैंने मेरी गाड़ी में बैठा रखा। ओके। उनको मैंने मैंने बोला कि गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि पूरे रास्ते में जहाँ से ये होने वाला है जी। वहाँ पे आपने क्या करना है। ठीक है। तो फिर उसमें हमने बताया कि भाई आप एक अरविंद थे हमारे इंस्पेक्टर, मैंने बोला आपने इस पर्टिकुलर जगह पे बैठना है, आपने इस पर्टिकुलर जगह पे बैठना है, आपके पास कौन सा हथियार होगा, आपके पास AK-47 होगी, आपके पास पंप एक्शन गन भी होगी। ये सब चीज़ें हमने प्लान कर रखी थी कि हमारा पर्पस है कि अगर हमें फायरिंग करना भी पड़े तो हम बंदे को इंजर्ड करें और न कि किल करें, खिलकर। सो दैट हम उसको पकड़ सकें। लेकिन क्या हुआ कि अब इंफॉर्मेशन ये थी कि भी आज रात को ये होने वाला है ऑपरेशन, वो लोग कंसाइनमेंट क्रॉस कराएंगे। लेकिन वो इतने चालू थे, उनको क्योंकि देखो वो भी एक स्टेप आगे रहते हैं, बिल्कुल। उनको पता है कि ये हो सकता है उनका प्लान लीक हो जाए हम्म। सब स्मगलिंग कराने का। उन्होंने एक दिन पहले ही कर लिया। ओके सर।
हम पूरी तैयारी कर हम तैयारी कर रहे थे पर्टिकुलर डे की, उन्होंने पहले दिन कर लिया। लेकिन क्योंकि हम लोग अलर्ट थे, हमारे कमांडेंट थे अमिताभ पवार, वो अलर्ट थे कि साहब ये हो सकता है कि ये अपना प्लान चेंज करके पहले भी कर दे। और उस दिन वेदर भी खराब था। जब वेदर खराब होता है तो उसका वो एडवांटेज लेते हैं। बिल्कुल। तो वो लोगों ने उसी एरिया से जनरल वही एरिया था, उन्होंने पाइप द्वारा, ये जो यूम पाइप होती है प्लास्टिक की, उसके अंदर उन्होंने बंडोलियर बनाया। 1 kg का एक हीरोइन का पैकेट के 56 बंडोलियर बनाया, एक लंबा कपड़े के अंदर लपेट के गांठे लगा के, और एक बंडोलियर बनाया और वो उधर से क्रॉस किए फेंसिंग के पास आए और फेंसिंग के अंदर वो पाइप डाला और उसके थ्रू वो हीरोइन को पार करा रहे थे। और क्योंकि उधर मोबाइल टावर है, सिग्नल है, बिल्कुल सर, तो उन्होंने उधर इंडियन साइड में जो कंसाइनमेंट लेने के लिए जो आए थे स्मगलर्स, उनको बता दिया कि साहब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लाइट, हमारे यहाँ तो लाइट्स है, पोल के नंबर्स हैं, और कोई ना कोई लैंडमार्क उनको पता है कि इस एरिया से अपन कराएंगे, तो को बंदा उसी हिसाब से वहां पहुंच जाता है। तो वो हमारे जो जवान फेंसिंग के साथ पेट्रोलिंग करते हैं, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे लड़के। वो अपने, उनका काम है कि भाई 500 200 300 मीटर जो उनको रात को एरिया दे दिया गया है फ्लड लाइट्स के अंदर, वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो जहाँ पे उनको लगा कि एक पर्टिकुलर कोना था, फेंसिंग जहाँ से टर्न करती है, उस कोने पे वो लोग आगे रेंगते रेंगते कंसील करके हुए, और इधर से भी बंदे आ गए। और जैसे ही उन्होंने पाइप से माल खींचा जी, तो हमारा जो जवान था, क्योंकि उनको हमने अलर्ट कर रखा था, बिल्कुल, उसको कुछ ऐसा संदिग्ध मूवमेंट देखा, उसने, उसका बीरबल चौटिया नाम था, कांस्टेबल बीरबल चौटिया, उसने फटाफट एक्शन लेके उसको उनका फायर किया। ओके, वो फायर किया क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे वो अकेला ड्यूटी कर रहा था, बिल्कुल सर, दूसरा उसका बडी दूसरे कॉर्नर में था। तो वो फायर किया तो ये जो पाकिस्तान के स्मगलर थे वो तो वापस पाकिस्तान भागे जी, और हमारे वाले स्मगलर जो इंडियन साइड से स्मगलर है, तो वो बंडूलियर लेके भागे। ओके सर, अब वो भागे क्योंकि 57 kg काफी वजन होता बिल्कुल है। सर, तो वो भाग ना पाए, वो, और फायरिंग चल रही थी, बिल्कुल सर, हमारे लड़के फायरिंग कर रहे थे। तो वो डर के मारे अल्टीमेटली उन्होंने ड्रॉप किया, भाई जान बचाए, वो भाग गए। ओके सर, और वो जाके गांव में जाके छुप गए। ओके, हमारे रात भर पेट्रोलिंग वहाँ पे मूवमेंट करती रही, और फिर गांव वालों ने बीएसएफ को, हमारी जो इंटेलिजेंस ब्रांच है, जी ब्रांच, जी, हमारे एक अफसर थे दीपेंद्र, उनको खबर लगी कि साहब पर्टिकुलर जगह पे वो छुपे हुए हैं। जी, फिर हमारे बंदे गए वहाँ पे, पुलिस को भी क्योंकि अलर्ट कर दिया था हमने पीछे, बिल्कुल, तो फिर पुलिस ने, बीएसएफ ने मिलकर उनको बंदों को पकड़ा। और आप देखिए कि पकड़ने के बाद में हमने एनसीबी को ये पूरा सीजर हैंडओवर किया, जी, और ये अपने आप में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सीजर था वेस्टर्न बॉर्डर पर। 300 करोड़ हीरोइन का सीजर, ये बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए, बड़ा अप्रिशिएट किया डीजीपीएसएफ ने। इमीडिएटली उन्होंने कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया हमारे ट्रुप्स को, जो जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। और फिर आगे अच्छी बात ये हुई कि जो पूरी चेन थी इस पूरे ऑपरेशन, जो स्मगलिंग सिंडिकेट में इन्वॉल्व थे, सारे पकड़े गए। बिल्कुल सर, तो उससे क्या हुआ, उनकी कमर टूट गई। जी, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन बीकानेर में हुआ, जो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये एक हमने ऑपरेशन किया। ऐसे बहुत ऑपरेशन हुए, लेकिन ये मेजर ऑपरेशन था। साथ साथ में हमने एक और इनिशिएटिव लिया, जी, वो ये था कि साहब तनोट में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तनोट का आपको पता है 71 वॉर और 65 वॉर में जो है, जो पिक्चर बनी थी बॉर्डर, उसमें तनोट का बड़ा रोल बताया था। जी, तो लाइकवाइज बीकानेर सेक्टर में भी हमारे ये में एक बॉर्डर आउट पोस्ट है, सांचू। सांचो, बिल्कुल सर, तो एज ए डीआईजी मैंने जब विजिट किया बॉर्डर पे, तो मैंने देखा वो पोस्ट तकरीबन बॉर्डर से 3 किलोमीटर पीछे है। हमारी तो बीएसएफ की जो बॉर्डर आउट पोस्ट है वो सब फ्रंट में चले गई है। बिल्कुल सर, ये पोस्ट पीछे है। ये एक तरह से एडम बेस का काम कर रही थी, वो हमारा वाटर पॉइंट था। बट ये पोस्ट को जब मैंने देखा, तो मैंने देखा ये ज़्यादा दूर भी नहीं है बॉर्डर से, और बड़ी हिस्टोरिकल बॉर्डर आउट पोस्ट है। और मुझे
और भी अच्छा लगा कि उस पोस्ट पे 1965 वॉर जब हुआ था तब तो बीएसएफ नहीं था। 65 वॉर के बाद में बीएसएफ रेज किया गया था 1 दिसंबर में। बिल्कुल सर, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज किया कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो पूरे कंट्री के बॉर्डर को एक फोर्स गार्ड करे। बिल्कुल 1965 वॉर के पहले जितने भी बॉर्डर्स थे वो गार्ड किया जाते थे स्टेट आर्म फोर्सेस द्वारा। ओके, स्टेट आर्म फोर्सेस द्वारा, आरएसी होगी, आरएसी तो जैसे पीएपी होगी पंजाब पुलिस की, इस तरह से वो फोर्सेस गार्ड करती थी। जब 65 वॉर हुआ तो ये रियलाइज किया गया कि साहब कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि पुलिस अलग जो है वो उनका रोल बिल्कुल अलग है और ये जो आरएसी पीएपी ये पीछे रहती थी। बिल्कुल, जब लड़ाई होती थी ये फॉरवर्ड एरियाज में जाती थी और बॉर्डर पे भी इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस जमाने में 65 से पहले। तब बीएसएफ रेस की गई तो बीएसएफ और 65 वॉर में वो साचू के अंदर मेरे फादर आरएसी में थे। जैसे मैंने आपको बताया हमारा तो फैमिली ट्रेडिशंस है, ये सारे फोर्सेस में रहे हैं। तो मेरे फादर ने 1958 में आरएसी ज्वाइन किया था, तो 65 में वो वहाँ पे कंपनी कमांडर थे। ओके सर, तब वो पोस्ट जो है पहले उस जमाने में आरएसी क्या करती थी, पीछे बरसलपुर एरिया में पीछे उनकी पोस्टें होती थी। साचू पे वो लॉन्ग रेंज पेट्रोल में जाते थे, पेट्रोलिंग करके देख के 5-6 दिन वहां रहते थे, फिर वापस पीछे आ जाते। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब आरएसी थी। तो वो पोस्ट खाली थी साचू 65 वॉर में, तो उस पोस्ट को खाली देख के पाकिस्तानी आर्मी वाले उसके अंदर घुस गए। ओके, 65 वॉर की बात कर रहा हूँ जी, और वो उन्होंने कैप्चर कर ली जी। जब आरएसी वो पेट्रोलिंग करने गई, देखा कि वहां तो पाकिस्तानी आर्मी वाले बैठे और मेरे फादर वो कंपनी कमांडर थे जी, इंस्पेक्टर थे, कंपनी कमांडर थे। तो जब उनको ये पता चला कि साहब ये तो पाकिस्तानी अंदर बैठे हैं, तो फिर अब उसको रिकैप्चर करना है जी। तब वो 13 ग्रेनेडियर्स आर्मी की जो रेजिमेंट थी, बिल्कुल, वो और आरएसी ने मिलकर उस पोस्ट को रिकैप्चर किया। तो पाकिस्तानी को मार भगाया वहां से, कुछ उनके आर्मी वाले दे वर किल्ड एंड काफ़ी फायरिंग हुआ और उसके बाद में उसको कैप्चर किया गया। तो माय फादर वाज इन्वॉल्वड इन दैट। तो ये पोस्ट को फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको जैसे तनोट को डेवलप किया है जी, इसको उसी लाइन पे इसको डेवलप करें सो दैट आम पब्लिक भी इसको देख पाए, क्योंकि वो हिस्टोरिकल पोस्ट है। उसके बाद में 71 वॉर में फिर जब ये सब थी तब उस पोस्ट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी। उस पोस्ट से पाकिस्तान में रनिहाल एक बॉर्डर आउट पोस्ट थी, उसको बीएसएफ ने और आर्मी ने मिलकर कैप्चर कर लिया। ओके, तो उस पोस्ट की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रोल रहा। बिल्कुल सर। तो वो पोस्ट को मैंने ये डिसाइड किया कि इसको हम डेवलप करें। वहाँ एक मंदिर भी था जी, एक मंदिर था, उसके अंदर मेरे फादर बताते थे कि वो मंदिर में जो छोटी सी मूर्ति थी, जैसे मैंने आपको बताया जी, बॉर्डर पे हमारे क्या होता है कि हर एक बॉर्डर और पोस्ट में तकरीबन राजस्थान में, पूरे राजस्थान बॉर्डर पे और गुजरात बॉर्डर पे जितनी भी पोस्ट है वहाँ एक मंदिर होता है छोटा सा, बिल्कुल, माता जी का, शक्ति का प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई मंदिर नहीं होता, उसमें एक छोटा माता जी का मंदिर होता है जहाँ पे जवान लोग शाम को आरती करते हैं और दिया जलाते हैं, इतना उसके अंदर होता है। और नवरात्रा में वहाँ पर थोड़ी पूजा पाठ। तो वो मंदिर एक शक्ति का स्वरूप है। जवान रात को जब आइसोलेशन में रहते हैं उनको उससे काफ़ी शक्ति और वो कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन उनको फील होता है कि हम प्रोटेक्टेड बाय माता जी। जैसे तनोट में बताते हैं कि 71 वॉर में 65 वॉर में वहाँ पे पाकिस्तानी ने फायरिंग किया लेकिन एक भी गोला नहीं फटा, वो गोले भी वहाँ रखे। बिल्कुल सो लाइक वाइज साचू में भी एक छोटा मंदिर था। मेरे फादर बताते थे कि वो मंदिर में जो मूर्ति थी वो फादर ने उस जमाने में डोनेट की थी, उन्होंने भेंट की थी। तो वो छोटा सा मंदिर था, वो बड़ा डिप्लीटेड कंडीशन में था, वो टूट गया, मतलब ये कुछ छोटा सा है क्योंकि वहाँ पर पोस्ट में कोई लड़के रहते नहीं, बिल्कुल पोस्टें आगे चल गई। तब मैंने बोला यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसको क्यों ना हम डेवलप करें जी। तो ये हमने इनिशिएटिव लिया कि इसको हम डेवलप करेंगे। तो उसके अंदर फिर हमने उसमें जो भी बैरक्स थी उसको ठीक करवाया और वो मंदिर को फिर हमने आम पब्लिक की मदद से, एक सीमा जन कल्याण है उनके थ्रू, हमारे एक सिविल फ्रेंड है जो इन चीज़ों में आगे रहते हैं, बीएसएफ की मदद करते हैं, जैसे गुजरात में राजेश लदरे चाची, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि भैया आप कुछ करवाइए भामा शाह को पकड़ के
तो उन्होंने फिर वो पूरा मंदिर वो बनवाया और बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया उसको, और वो उसको मूर्ति को वही रखा, थोड़ा मंदिर बड़ा कर दिया ताकि उसके अंदर जवान भी जो है बैठ सके, आराम से आरती कर सके। और बैरक्स हमने ठीक करवाई, और वहाँ पे हमने एक म्यूजियम बनाया जिसके अंदर पुराने वेपन जो 65 वॉर में जो आरएसी के टाइम पे आर्मी ने जो पाकिस्तानी आर्मी से सीज किए थे, और 71 वॉर में जो बीएसएफ ने रनियाल पे जब अटैक किया था, वहाँ के जो वेपन सीज किए थे, वो सारे वेपन हमने वहाँ उस एक बैरक में डिस्प्ले किया, उसको म्यूजियम बनाया जी। और वहाँ पे क्योंकि ट्रुप्स हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, कैंटीन भी बनाई ताकि जवान लोग जो है वहाँ से कैंटीन सामान वामान ले सके। और हम पब्लिक के लिए भी हमने खोल दिया वहाँ पे, गाँव लोगों को भी कोई गाँव के लोगों को भी कोई कैंटीन का सामान है वो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ में हुआ एक हमने टीवी लगाया जिसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस पोस्ट के बारे में लोगों को बताते थे। जी। तो इस तरह से हमने उसको डेवलप किया। और फिर हमने डीजीबीए सबको रिक्वेस्ट किया कि साहब हमारे पोस्ट के लिए आप उसको थोड़ा सा लुक देने के लिए आर्मी से हमको टैंक दिलवाइए। ऑब्सोलीट टैंक जो होते हैं पुराने डिस्प्ले के लिए, बिल्कुल आप देखिए जगह जगह पे आसपास लोग टैंक डिस्प्ले करते हैं, स्कूलों में भी लगाते हैं आजकल। तो वो डीजीपी सब ने डीजी आर्मी चीफ से बात करी, और फिर हमने 2T-52 टैंक्स ओके सर। वो हमने पूना से मंगवाए और वह उसको डिस्प्ले किया। आज वो सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट है, बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है और काफ़ी टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं। साथ साथ में हमने फिर वो आगे फेंसिंग के पास एक हमने वॉच टावर बनाया, ओके। व्यूवर्स गैलरी। ओके। वॉच टावर भी है, व्यूवर्स गैलरी भी है। आप नीचे पब्लिक आके ऊपर वहाँ आपको फेंसिंग के क्रॉस आप पाकिस्तानी पोस्ट को देख सकते हैं। तो आम पब्लिक को पता नहीं कि बॉर्डर किस तरह से हो। बिल्कुल। सो हमने ये बड़ा एक इनिशिएटिव लिया जो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि अभी जैसे तनोट लोग जाते हैं वैसे सांचू भी लोग आते हैं, हिस्टोरिकल पोस्ट है, उसकी इम्पोर्टेंस उसकी महत्वता उनको लोगों को पता चलती है। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा बीकानेर का और राजस्थान बॉर्डर पे ड्यूटी करने का, और किस तरह से हमने ऑपरेशंस किए। सर जैसे भी आपने बताया सांचू पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके फादर वहाँ पे रहे और उन्होंने उस समय पाकिस्तानी जो आर्मी जिन्होंने कैप्चर कर लिया था उस पोस्ट को वापस रिकैप्चर किया था। तो सर कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए, क्योंकि आपके फादर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मोमेंट कह सकते हैं, लाइफ का एक काफ़ी ऐसा पल रहा। उसके बाद आप भी उस वहाँ पे सर्विस के दौरान वो पोस्ट आपके अंदर में थी, तो वो एक फीलिंग होती है ना सर कि हाँ मेरे फादर ने ऐसा किया और मैं भी आज यहाँ पे आ रहा हूँ, तो कैसा सर एक मैं अनुभव? आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि जब मैं वहाँ था मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, बिकॉज मेरे फादर मेरे अभी 2-3 महीने पहले ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90। फिर मैंने उनसे सब जब स्टोरी सुनी जी। कि आपने सांचू में 65 वॉर में कैसे आपने लड़ाई लड़ी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। और फिर वो कंपनी कमांडर का एक हट है, 2 कमरे का छोटा सा घर, ओके सर। जिसमें मेरे फादर रहते थे। ओके। तो वो घर अभी भी वहाँ है और उसको सांचू हाउस का नाम हमने दिया। ओके सर। और अनफॉर्चुनेटली फादर जब ये सब डेवलप हो चुका था उसके बाद जा नहीं पाए, उनकी तमन्ना थी, तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। लेकिन वो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि उस वक़्त जो है किस तरह से कौन-कौन वीआईपी लोग आए। जब युवा फेमस वहाँ का जब बता रहे हैं कि 65 वॉर में जब ये पोस्ट कैप्चर कर ली गई थी, तो बीकानेर के फेमस महाराजा डॉक्टर करनी सिंह वो विज़िट करने गए और लोगों से मिले और लोगों को शाबाशी दी। और इस तरह से वहाँ पे फिर वहाँ पे तो कुछ उस ज़माने में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, सैंड ड्यून पे नीचे बैठ के लोगों से बात करी। और बड़ा एक अपने आप में एक्सपीरियंस रहा। और आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे को एक गॉड ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ डीआईजी था और मेरे नीचे ये पोस्ट थी। जी। सर एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया बड़ा सीजर हुआ सर हेरोइन का, सर कितनी फ्रिक्वेंटली लोग ये काम करते थे जब आप गए? उससे पहले भी हुआ होगा, फिर आपने ये सारा कुछ ऑपरेशन चलाया सर जिसमें काफ़ी बड़ी सफलता हाथ लगी। देखिए पंजाब में तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली हेरोइन स्मगलिंग होती रहती है। पास्ट जो जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जैसे मैं भी वहाँ पर पोस्टेड था जब यंग अफसर था। बिल्कुल। तो वहाँ स्मगलिंग तो बड़ा रेगुलर, क्योंकि बॉर्डर जो है बहुत ही थिक वहाँ पे वेजिटेशन है और लोग खेती करते हैं।
लेकिन राजस्थान में इस तरह की स्मगलिंग बहुत कम होती थी, बहुत रेयर होती थी। जैसलमेर में भी होती है, बाड़मेर में भी होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जी लेकिन जब मैं गया तो उस वक्त ये ड्रोन वाला अपने स्मगलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये लोग मोडस ऑपरेंडी स्मगलर्स अभी आजकल यूज कर रहे हैं, वो इतना नहीं था। वो चालू हो गया था लेकिन इतना नहीं था। इसलिए तो उन्होंने एक ही कंसाइनमेंट में 56 केजी लाने का प्लान किया था। बिल्कुल सर। जब उनकी ये कमर टूट गई, जब बोला ये तो इतना सारा सीजर हमारा पकड़ा गया, जी तब अब उन्होंने वो ग्राउंड से थ्रू फेंसिंग स्मगलिंग करना बंद कर दिया। जी अब आजकल उन्होंने ड्रोन से स्मगलिंग करनी शुरू कर दी है, और अभी बीएसएफ काफ़ी अलर्ट है। और हम लोगों ने भी, जब मैं वहाँ था, आपको बता दूं, हमने काफ़ी ड्रोन गिराए, जी हमने शूट किया, हमारे ट्रुप्स ने बॉर्डर पे ड्रोन को शूट किया, गिराया हमने। ड्रोन से स्मगलिंग जो है जिन्होंने ड्रॉप करी, वो भी हमने पकड़ी। ये तो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, क्योंकि जी 56 किलो हीरोइन पकड़ा था, इसलिए। इसके अलावा भी ऑपरेशंस काफ़ी हमने वहाँ किए इस तरह के। सर, जैसे अब ड्रोन के जरिए लोग हेरोइन की तस्करी कर रहे हैं, तो सर ड्रोन क्या ऐसी इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से ड्रोन को हम लोग गिरा सकें? क्या इतने एडवांस्ड हैं? यस, देखिए अभी जैमर्स आ गए। हमने जो है आर्मी की मदद से, आर्मी ने भी जैमर्स लगा रखे हैं। पंजाब में सक्सेसफुली उन्होंने जैमर्स लगा रखे, हमारे एरिया में भी जैमर्स लगा रखे। और साथ साथ में हमने कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी किया है। हमने, हमारे बटालियन कमांडेंट जो होते हैं, उनके पास एक पूरी वर्कशॉप होती है, जिसमें जो है वेपन्स को जो मेंटेन करते हैं उनको आर्मरर बोलते हैं। और ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़, इनोवेशंस होते हैं। तो कमांडेंट लेवल, अपने लेवल पे जो है वो कुछ तो कुछ चीज़ें ऐसी बनाते रहते हैं। जब भी रिसेंटली उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर 4 से 5 गन्स को एक साथ उन्होंने माउंट करके, और उसको फायर कर सकते हो, जिससे कि काफ़ी बुलेट्स एक साथ जाती हैं जी एयर में। तो इस तरह से ऑपरेशंस किए हैं। जी और वो है, और आई एम श्योर आने वाले टाइम में और भी कुछ नई चीज़ें आने वाली है, जिससे कि ड्रोन को आप जो है तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने अभी बताया कि आपने डेजर्ट स्कॉर्पियन करके एक स्पेशल फोर्स बनाई। सर, इस फोर्स के गठन के बाद में कुछ कुछ ऐसे बड़े ऑपरेशन हुए हों, और सर सबसे बड़ी बात ये जो कंडीशन रहती है, क्योंकि थार डेजर्ट है, तो डेजर्ट में जो ट्रूप्स तैनात होते हैं, तो क्या उसके लिए उनको कुछ अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है कि डेजर्ट में जिस तरह की कंडीशन है, कैसे उस कंडीशन में उनको सर्व करना है? देखो, बीएसएफ में क्या होता है कि जो बटालियंस डिप्लॉयड होती है बॉर्डर पे, ठीक है, वो बटालियन में जब भी बटालियन आती है, एक हमारे बीएसएफ में सिस्टम है कि बटालियन का जो टेन्योर पॉलिसी है कि भी 3 साल बटालियन यहाँ रहेगी, फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से फिर राजस्थान में आएगी। तो जो भी बटालियंस आती है, जब मूव होता है, तो उन बटालियंस को प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, ओके सर। 1 महीने की, 4 हफ्ते की। ओके। तो वो ट्रेनिंग, जब प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उनमें सब ट्रुप्स को जी बैठा के उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको बताया जाता है कि डेजर्ट में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, टेम्परेचर के बारे में, गर्मी के बारे में। फिर कैमल्स हैंडलिंग होती है। को देखिए, कैमल भी सबका एक अभिन्न अंग है। डेजर्ट के अंदर कैमल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कैमल्स की ट्रेनिंग, कैमल हैंडलिंग कोर्स कराए जाते हैं ट्रुप्स को, और अफसरों को भी डेजर्ट कोर्स कराया जाता है। और उसके बाद में, जैसे आपने बताया, ये जो हमने जो डेजर्ट स्कॉर्पियन बनाया, वो बेसिकली जो इनका इमीडिएटली कोई अचीवमेंट नहीं था, कोई उन्होंने सीजर या कोई पकड़ दकड़ नहीं करी, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कुछ होने नहीं दिया। होने नहीं दिया, बिल्कुल सर। क्योंकि जब आप इस तरह का मूवमेंट पीछे करते हैं, तो जो जो असामाजिक तत्व है, जो स्मगलर्स है, दे डोंट हैव अ करेज टू गो। जी बिल्कुल। कभी बीएसएफ वाले कभी भी डेजर्ट स्कॉर्पियन आ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये एक्चुअली इनिशिएटिव लिया जाता है। हमारे टाइम में हमने लिया, और बटालियन चले गई। अब उसके बाद में हम तो वहाँ डीआई ऑपरेशन थे, फिर कहीं और चले गए। तो वहाँ आने वाले पर डिपेंड करता है कि जो नई बटालियन आ रही है, तो उसमें क्या ये सिस्टम दोबारा फॉलो किया जाए या नहीं किया। आने वाला कमांडर जो अपने हिसाब से नई चीजें करता है। ये एक मैंने आपको बताया कि इनिशिएटिव लिया मैंने, क्योंकि मैं डीआईजी ऑफिसर था और आईजी साहब ने। तो अब जो वहाँ पे है, वो कुछ और नए आइडियाज लगा के कर सकते हैं। तो ये परमानेंट फीचर नहीं है कि भाई ये परमानेंट पूरी बीएसएफ में हो गया। बिल्कुल। ये एरिया स्पेसिफिक आप प्लान करते हैं। जैसे अब सरक्रीक के अंदर
हमने क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो बनाया, बिल्कुल तो सर। वो क्रीक से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जगह पे ऐसे क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो हो, एरिया स्पेसिफिक में आप ऑपरेशन प्लान करते हैं। वो जो कमांडर होता है वो क्या इनिशिएटिव लेता है, जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ मैं जाता हूँ मेरा एक ये रहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ नया चीज, कुछ हटकर करूँ। बिल्कुल सर। तो इसलिए मुझे हमेशा कोई काम करता हूँ, मुझे सक्सेस रहा हूँ और मुझे सक्सेस मिलती है। तो आप नॉर्मल रूटीन पे मोनोटोनस ड्यूटीज करते रहे तो भी हो सकता है काम, लेकिन कुछ हटकर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल। ये मेरा सोचने का तरीका है। तो यही आपकी सोच है जो मतलब सबसे अलग आपको बनाती है सर। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, राजस्थान में बीकानेर में आपकी पोस्टिंग थी, तो कोई ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन जो आपको सर आपको लगता है कि हाँ, एक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था देश के लिए, और उसको करने में जितने भी एफर्ट्स लगे वो सारे एफर्ट्स सक्सेसफुल रहे सर? देखो, मैंने आपको ऑपरेशन तो ये जो मेरे टेन्योर में बीकानेर में तो मेन ऑपरेशन तो ये था जो 300 किलो हीरोइन का हमने पकड़ा था। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन मेरे एरिया में, सेक्टर बीकानेर में, इससे बड़ा ऑपरेशन कोई मैंने नहीं किया। बट हमने, जैसा मैंने आपको बताया, 7-8 ड्रोन भी गिराए। बिल्कुल सर। सीजर हमने ड्रोन के माध्यम से जो ड्रॉपिंग करते पीछे वो भी पकड़े। बिल्कुल सर। इसके अलावा हमने फेक करेंसी भी पकड़ी। ओके सर। पीछे फेक करेंसी सिंडिकेट को भी हमने पकड़ा, जबकि वो अपने आप में रिकॉर्ड था, बिकॉज बीकानेर एरिया में, राजस्थान में, बॉर्डर एरिया में आज तक कभी बीएसएफ ने कोई फेक करेंसी सीजर नहीं किया, पर हमने किया। सो अचीवमेंट तो है, काफ़ी ऑपरेशन किए हमने। एक सर एक किस्सा आपने बताया था कि पाकिस्तान की ओर से कुछ सीमेंट के ब्लॉक्स रख दिए गए थे और फिर आप जीरो लाइन पे। और वो एक अपने आप में यूनिक था। और इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे जब ट्रुप्स या जो कमांडेंट है, जो बॉर्डर को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, तो सामने भी रेंजर्स होते हैं, उनकी भी एक बटालियन होती है। और रेंजर्स बहुत, डेजर्ट रेंजर्स हैं वहाँ हमारे सामने राजस्थान में। तो उधर उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं खुरापाती जिसको हम बोलते हैं। हमें पता चल जाता है, हमारे पास सारी इंटेलिजेंस रहती है हमारे जी बात के थ्रू, कि सामने पाकिस्तान का जो ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कौन है। जी। हमारी खुफिया विभाग हमें बता देती है। तो कुछ ऐसे बदमाश पाकिस्तानी कमांडर भी आते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं। जी। अब जैसे मैंने बताया आपको, 300 करोड़ हीरोइन सीजर करा रहा था वो। बिल्कुल। तो वो जिस एरिया में करा रहा था, वो कमांडर मिला वो मिला हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि उनके एरिया में कोई भी बंदा आता है, उनके आसपास तो कोई गांव भी नहीं दिखता, उनके पास तो कोई लाइट भी नहीं दिखती। वो तो ये कहते हैं कि साहब, वो तो आके हमारी लाइटें, फ्लड लाइट्स देख के वो तो ये कहते हैं कि यार इंडिया में पैसा कितना है लोगों के पास, कि गवर्नमेंट के पास, कि इतनी लाइटें लगा रखी, हमारा तो पीने का पानी नहीं है, हमारी पोस्ट में लाइट भी नहीं है। उनकी पोस्टें देखो तो बड़ी, लेकिन बाय नेचर वो दे ऑलवेज हैव ए प्रॉब्लम विद इंडिया। वो इंडिया को परेशान करते रहते हैं, कुछ न कुछ ट्विंगरिंग करते रहते हैं, फायरिंग करते रहते हैं, स्मगलिंग कराते रहते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो कर्नल साहब आए थे वहाँ, आर्मी के होते हैं, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर आर्मी के, उन्होंने क्या किया हमारे पर्टिकुलर एरिया में, उन्होंने जो हमारा जीरो लाइन होता है, जहाँ पे हमारा बॉर्डर पिलर्स होते हैं, जी। बिल्कुल उसके 10 यार्ड्स के ऊपर इन्होंने आरसीसी की बेंचेस बना दी। ओके। आरसीसी की बेंचेस वहाँ बना दी, और एक बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई। अब उस वक्त जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे यहाँ रूलिंग है क्लियर कट कि भाई आप 150 गज के अंदर पिलर से 150 यार्ड्स हम लोग भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल। इट इज कॉल्ड डिफेंस वर्क। ओके। कि भी कोई भी आप काम नहीं करेंगे, डिफेंस वर्क या कुछ ही एक्टिविटीज नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेंगे। सिमिलरली उनको भी डायरेक्शंस होते हैं, भाई आप भी 150 गज में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेंगे। हमारी जो फेंसिंग है 150 गज पर है। जी। आप देखिए बॉर्डर पे, आप देखते हैं फ्लड बिल्कुल लाइट्स, तो उनके उधर तो कुछ भी नहीं है, खाली एरिया। तो वो जो कर्नल साहब थे आर्मी के, रेंजर्स के कमांडर, उन्होंने क्या किया, 2 बेंच बनाई जी। 3 बेंच बनाई। तो जो हमारे कमांडेंट होता है, हमारा एक प्रोसीजर होता है, जब ऐसी कोई एक्टिविटीज होती है तो हमारी फ्लैग मीटिंग होती है। ओके था। और हम लोग रिटर्न में प्रोटेस्ट नोट लॉन्च करते हैं। ओके। कि हम उनको हम कहते हैं भी प्रोटेस्ट करते हैं कि आपने ये कैसे बनाया, ये तो रूल में भी नहीं है, ये नॉर्म्स के अगेंस्ट में है,
कोई भी काम आप 150 गज के अंदर दायरे में नहीं कर सकते। जी। आपने तो बेंच बना दी। तो पहले तो उन्होंने उस प्रोटेस्ट नोट को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके। अब नहीं करो तो अब क्या करो, ले ही नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अब भेज रहे तो जवाब नहीं दे रहे। फिर बाद में जवाब ये दे रहे हैं, हमारे जब ट्रुथ मिलने जाते हैं, कन्वे करते हैं, तो बोला आप भी बना लो। बोला हम, वो कहते हैं कि हम तो हमारे जो रेंजर्स हमारी पेट्रोलिंग करते हैं उनके बैठने के लिए ये बेंचेस बनाई है। तो हमारे कमांडेंट ने बोला भाई यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, फेंसिंग के पास, मतलब जीरो लाइन के पास, बिल्कुल। ये तो कोई बैठने की जगह नहीं है। हम्म। बट उनका पर्पस कुछ और था। जी। उनका ये था कि ये आरसीसी की बड़ी बेंच बना दी, पीछे आप पोजीशन लेके अगर फायर करना हो तो बीएसएफ के ट्रुप्स को फायर कर सकते हैं। वो तो प्रोटेक्ट वो एक उनका वो नाम दे दिया, बेंचेस बनाई है बैठने के लिए। तब वो जब मैंने कमांडेंट साहब को बोला, मैं कहा देखिए आप इनको बोलिए कि ये इसको हटाएं, तो वो हटाने के बजाय वो तो उन्होंने 10 बना दी, 12 बना दी, 15 बना दी। जी। वो बनाते ही जा रहे हैं एवरी 500 मीटर पे, 300 मीटर पे। तब हमारे जो जो मैंने आपको बताया, जो भी इंफॉर्मेशन है हमको हायर हेडक्वार्टर को देनी पड़ी। बिल्कुल। तब जब इंफॉर्मेशन गई जोधपुर से वाया दिल्ली, तो आगे तक गई इंफॉर्मेशन, और तो डीजी को इंफॉर्मेशन मिली। डीजी गॉट अनॉयड, भाई ये कैसे हो रहा है। हमारे आईजी साहब थे, वो भी प्रेशर में आ गए, मेरे को फ़ोन किया कि पुष्पेंद्र राठौर ये क्या हो रहा है, वाई कांट यू टेल देम टू स्टॉप इट एंड रिमूव इट। तो मैंने बोला सर अब मैं क्या करूं, वो मान ही नहीं रहे। कमांडेंट साहब मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं कि सर दे आर नॉट लिसनिंग, और ये तो ये कह रहे हैं आप भी बना लो। अब बड़ा टेंशन हो गया मामला। अब ये भी हो गया, क्योंकि इस तरह से अगर ये चलता रहा तो ये तो पूरा 2000 किलोमीटर के बॉर्डर पे यही बनाते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो फिर वो रूल रेगुलेशन की बात कहाँ रही। बिल्कुल। तब फिर हमने देखा कि कुछ किया जाए। ये पीसफुल बॉर्डर पे आप फायरिंग भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जहाँ जो है जम्मू में जहाँ फायरिंग चलती रहती है, एलसी का वैसा बॉर्डर है नहीं। बिल्कुल ये तो डिमार्केटेड प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर की सैंक्टिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। बिल्कुल। आप यहाँ पे ऐसे नहीं फायर कर सकते हो कि हम फायर करेंगे तुम भाग जाओ। बट एग्रेसिव पोस्चर तो आप ले सकते हो। बिल्कुल। बट उसका भी एक नॉर्म से तरीका है, हाउ कैन यू डू दैट। बट जब वो बात नहीं माने तो मैंने कमांडेंट साहब को बोला कि देखिए अब ये पानी सर के ऊपर चलेगा जी। और वी हैव टू डू समथिंग। तो बोले सर हम क्या कर सकते हैं, जी। ये तो सुन नहीं रहे। मैंने बोला ठीक है ऐसा करिए, आप इनको कल का टाइम दे दीजिए, 3 बजे तक कल दोपहर में अगर ये बेंचेस हटाई नहीं तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप उनको ये कन्वे कर दो। तो उन्होंने वो फ्लैग मीटिंग लेके बोल दिया कि साहब हमारे हायर हेडक्वार्टर ने आदेश दिया है कि साहब आप 3 बजे तक अगर आपने ये बेंचेस नहीं रिमूव करी तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। इतना कन्वे किया उनको, दे गॉट अलर्टेड, कुछ तो हो सकता है। फिर मैं वहाँ गाड़ी लेके पहुंचा, मैंने कमांडेंट को बोल दिया कि हमारा जो फेंसिंग का जो गेट होता है, आप गेट को या चाबी वहाँ रखिए जी। और वहाँ पे गेट के पीछे आप फेंसिंग के पीछे अपनी जो हैवी मशीन गन है, मोटर्स है, मीडियम मशीन गन है, इनको लगा के रखिए। ओके। कि कल को ऐसा सिचुएशन आ जाए, फायरिंग हो जाए, तो हम हमारे ट्रूप्स को सेव कर सकते। बट मैंने कमांडेंट साहब को भी चीज़ें बताई नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो कई बार क्या होता है फिर वो चीज़ें पता चल जाती। बिल्कुल। तो मैंने बोला एक काम करिए, आप वहाँ पे जेसीबी होती वो रेडी रखिए और ड्राइवर को बुलेट प्रूफ जैकेट बना दीजिए, हेलमेट बना दीजिए। हमारी बीएसएफ की खुद की जेसीबी होती है, और गेट के पास उसको रेडी रखिए। और वो ड्राइवर का मैं अभी भी जानता हूँ, वो ड्राइवर विनोद बिश्नोई, मेरा जो जेसीबी ड्राइवर था उधर ही का रहने वाला था। जी। तो मैंने उसको बताया नहीं किसी को भी मैं क्या करने वाला। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली 3 बजे पहुंचा जी। और मैंने भी हेलमेट लगाया, गन लिया, और मैं सीधा गेट खोल के, वो फेंसिंग का जो गेट खोल के, और मेरे ट्रुप्स साथ में, कमांडेंट्स हथियार उथियार लेके, और जेसीबी साथ साथ चल रही है हमारी आगे, जैसे टैंक चलता है ना वैसे जी। और फेंसिंग के पास बॉर्डर पिलर के पास आके मैं खड़ा हो गया। उधर से वो रेंजर्स देख रहे थे कि ये तो बीएसएफ अंदर आ गए, फेंसिंग खोल के आप कुछ करने वाले हैं। तो वो तो
रेंजर तो वहां से भागा। ओके। हम देख रहे हैं उसको दौड़ता हुआ, वो एक दो ड्यूटी पे करते, एक बंदा दौड़ के बता रहा है पोस्ट में वहां जाके कि साहब ये सब वाले अटैक करने वाले। हमारा पर्पस तो कुछ और था। हमने फिर वो जेसीबी के ड्राइवर को बोला, मैं एक काम करिए, आप जो है जेसीबी से मोर्चे खोदने चालू कर दीजिए। अब मोर्चा खोदने में जेसीबी को क्या टाइम लगता है? बिल्कुल सर। 2 मैन ट्रेंच 3 मैन ट्रेंच होती है। बिल्कुल। मैं खोदो, तो मैंने चालू कर दो, 200 मीटर पे चालू कर दो। वो गया फटाफट, उसने खोदना चालू किया, इधर भी खोदा। वो तो प्रॉपर डिफेंस वर्क हो गया ना। बिल्कुल। उन्होंने तो बैच लगाई, मैं तो वहां पे ट्रेंचेस खोदने लग गया। बिल्कुल। और फिर मैंने उनमें बैठा दिए लड़के, ओके। हथियार लेके पोजीशन पे, एग्रेसिव पोस्चर पे। जी। तो वो भागे भाई, ये तो बीएसएफ वाले फायर करेंगे। इतना करने के बाद वहां पे सैंडबैग लगाए और प्रॉपर मोर्चा बना दिया हमने। जी। और करने के बाद मैं वापस गेट से वापस अंदर आया, सभी लड़कों को अंदर ले गया, मैं बीकानेर आ गया। ओके। ये हमने एक कार्रवाई कर दी। अब उसका रिपोर्केशन ये हुआ कि इतनी दहशत फैल गई उनमें कि उन्होंने ओवरनाइट सारी 15-16 बैचेस जो है वो रिमूव कर दी दूसरे दिन। एंड इट वाज लाइक अ बिग थिंग। और सीईओ को भी काफी वो सांत्वना मिली कि ये काम हो गया। और आईजी वाज वेरी हैप्पी। डीजी ने मुझे पर्सनली फोन किया जी। कि एक्सीलेंट जॉब डन पुष्पेंद्र, कैसे तुमने ये कर दिया? मैंने बोला सर कर दिया, थोड़ा रिस्क लिया, बट हमने एग्रेसिव पोस्चर दिखाया और पाकिस्तानी रेंजर भागे। तो ये एक अपने आप में मेरा एक अचीवमेंट, जो मुझे लगता है कि एक ऑपरेशन जी। पीसफुल बॉर्डर पे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पर्टिकुलरली राजस्थान पंजाब एरिया में, बिल्कुल। जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई कि यहाँ आपको ऐसा बोल्ड स्टेप लेना पड़े। तो ये तो कहता ना कि वो नो रिस्क नो गेन। हो गया। बिल्कुल। तो ये एक अचीवमेंट, जैसा आपने पूछा कि ऑपरेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मेरे एरिया में, मेरे अंडर कमांड मैंने प्लान किया था। सर मतलब देखा जाता है पाकिस्तान वाले वैसे ही डरे रहते हैं सर, चाहे बीएसएफ की बात करें, इंडियन आर्मी से करें, सबसे वो पहले ही डरे रहते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो और सर जैसे आपने भी एक चीज़ बताई फ्लैग मीटिंग में, और हम ऑब्जेक्शन भी करते हैं लेकिन वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते। तो सर क्या और भी कोई ऐसी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि ऐसा कुछ हुआ हो और फिर आपने कुछ और इसी तरह का कोई स्टेप लिया हो? नहीं देखिए, अभी तो इतने साल 36 साल की नौकरी में जगह जगह पे काम किए, काफ़ी ऑपरेशंस हमारा बॉर्डर पे, तो क्योंकि वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉर्डर पे रहते हैं, हमारा काम ही बॉर्डर पे गार्ड करना है। बिल्कुल सर। हमारे लिए तो राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर वॉर ही है। बॉर्डर पे गार्ड अलर्ट ही रहते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो आई रिमेम्बर एक बार हमने एक सेक्टर लेवल मीटिंग रखी, जी। पहली बार उस एरिया में सेक्टर लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया था। फिर हमारे को डायरेक्शन मिले थे कि भाई ये पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ आप मीटिंग करिए और ये इनको आप वर्बली प्रोटेस्ट नोट लॉन्च करिए और रिटर्न में आपके मिनट्स ड्रॉ करके इनको बताइए, और आप बताइए कि भाई ये, और फिर हमें मिनट्स भेजिए। तो हमारी फिर वो सेक्टर लेवल कमांडर मीटिंग हुई, जिसपे उनके ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर आए थे और भी 7-8 अफसर आए थे। हमारे एरिया में हमने मीटिंग करी, फिर हमने उनको बताया कि साहब आपके एरिया में जो है आपकी तरफ से ये होता है। तो बड़ा उसके अंदर पॉजिटिव रहा। जी। उनको हमने हमारे सारे पॉइंट्स बोल्डली बताए, और वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते, आपको पता है। जी। वो यही होता है, दोनों एजेंसीज एक्सेप्ट करती नहीं है और फिर अल्टीमेटली जाता है। सर बीएसएफ में जो ऊँट हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और सर सबसे बड़ी बात ये कि ऊँट का चुनाव किस तरह से किया जाता है और कितना फ़ायदा जो है ऊँट पे पेट्रोलिंग का बीएसएफ को मिलता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कैमल के बारे में। जी। और बीएसएफ और कैमल का रिश्ता हमेशा साथ का है। बिल्कुल। बीएसएफ की पहचान भी कैमल की वजह से है। आप देखिए, जब आप रिपब्लिक डे परेड देखते हैं तो हमारे जो सजे धजे ऊंट, जी। बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। मुझे किसी ने बताया था कि कई 71 या 72 की बात है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। एक वक्त ये था कि वो कैमल, किसी ने वो बोला कि इस बार कैमल परेड में भाग नहीं लेंगे, तो बड़ा हंगामा हो गया और आदेश पास हुए कि नहीं, कैमल तो एक अभिन्न अंग है परेड का। तो आज तक कैमल वहां से हट नहीं पाया, हमेशा परेड में कैमल रहता है। बिल्कुल सर। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैमल की हमारी बॉर्डर पर है। और एक बॉर्डर आउटपोस्ट
पे 3 से 4 कैमल ऑथराइज्ड है। ओके सर। और ये सारे कैमल्स बॉर्डर पर हमारे जवानों के साथ, जवान इन कैमल्स के ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं। यही कैमल जो है हमारे लिए ऊँट गाड़ी में पानी भी लाते हैं। यही कैमल जो है हमारे ऊँट गाड़ी में राशन भी लाते हैं। यही कैमल जो है हमारे जवानों को, जब फायरिंग हो जाती है काउंटर पार्ट से, काफ़ी इंसिडेंट पहले हुए हैं जी। जिसके अंदर डकॉइट्स के ऑपरेशंस के अंदर हमारे कैमल भी मारे गए, और कैमल की वजह से हमारे जवान भी बचे। कैमल की आड़ में कैमल के ऊपर राइफल रख के कैमल बिल्कुल हिलता नहीं है, बिल्कुल। इतना ट्रेन है कि वो फायरिंग से भी डरता नहीं है। वो कवर लेके, क्योंकि डेजर्ट के अंदर कवर तो मिलता नहीं है, तो कैमल लेट जाता है, उसके ऊपर कवर रख के फायर भी खाते हैं हमारे जवान। तो कैमल एक अभिन्न अंग है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और कैमल से मेरा, बिकॉज मैं तो बीकानेर का रहने वाला हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, और मेरा एक अपना लाइकिंग है कैमल्स के लिए। लेकिन पहले इंपॉर्टेंस कैमल की बीएसएफ में इसलिए और ज़्यादा है कि आप देखिए, अभी धीरे धीरे कैमल्स जो है बीएसएफ में कम होते जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि अब क्योंकि उस जमाने में तो बॉर्डर पे रोड्स नहीं थी, अब तो रोड्स आ गई है। बिल्कुल सर। तो कैमल की जगह पे अब तो मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों में सब आपकी फेंसिंग के साथ गाड़ी चल सकती है। लेकिन फिर भी कैमल की इम्पोर्टेंस आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि रोड के साथ साथ तो पीछे हिंटरलाइन एरिया में तो पूरा डेजर्ट है। बिल्कुल। अगर कोई भी क्रॉसिंग करके, स्मगलर या कोई भी स्पाई अगर आ गया क्रॉस करके, तो कैमल से ही उनको आप चेज कर सकते हो। लॉन्ग रेंज पे आप जा सकते हो। एक बार आपको रात को मॉर्निंग में जब हमारा खुरा चेकिंग होता है, जी। खुरा चेकिंग आप समझे क्या होता है? बिल्कुल। कोई रात को जब कोई क्रॉस करता है तो उसके पग मार्क सुबह मॉर्निंग में हमारी फर्स्ट पेट्रोल जाती है, उसको खुरा चेकिंग पेट्रोल बोलते हैं। बिल्कुल। वो चेक करती है। अगर उन्होंने उन्होंने कोई डिटेक्ट किया जी। कि ये खुरा, मतलब कोई आदमी क्रॉस किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो इमीडिएटली पास कर रहा है अपने कंपनी कमांडो को। और हमारे इतने लड़के एक्सपर्ट हैं कि वो ये खुरा से बता सकते हैं कि ये खुरा रात को कितनी बजे क्रॉस हुआ है। ओके। तो उससे कैलकुलेट कर लेते थे कि साहब इतना किलोमीटर ये गया होगा पीछे। तो कैमल फिर जो है, कैमल पे बैठ के क्रॉस कंट्री आप उनको चेस कर सकते। बिल्कुल सर। उस जमाने में तो जब फेंसिंग नहीं थी तो कैमल्स भी क्रॉस करके पाकिस्तान से स्मगलर्स कैमल पे आ जाते थे। फिर हमारे कैमल्स भी, हमारे जवान जो है कैमल पे उनको चेस करते थे। कई ऑपरेशन जो है जिसमें कैमल्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी रिसेंट टाइम में कैमल्स की जो है, अब आपको मैंने बताया कि सारी मॉडर्नाइजेशन सुविधाएं सबको अवेलेबल है। तो ट्रुप्स भी जो है अभी वो मिक्स ट्रुप्स हो गए। पहले तो राजस्थान के ट्रुप्स काफ़ी आरएसी के उधर के थे। अभी क्या हो गया कि कैमल से लोग जवान डरने लग गए। कैमल के, क्यों जिसको कैमल हैंडलिंग नहीं आती और जो कैमल को पहली बार देखता है वो डरता है, क्योंकि कैमल की एक और खसूसियत है कि वो थोड़ी रिवेंज लेता है। अगर उसको आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया तो कैमल बाइट केस हो जाता है। ओके सर। कई केसेस में कैमल्स ने जवानों की जान भी ले ली है। जी। इसलिए आजकल आदेश है कि सिंगल आदमी कैमल पे नहीं जाएगा। तो जब कैमल जाता है उस पर 2 आदमी बैठते हैं। उसके कारण ये है कि अगर सिंगल होगा तो कैमल उसको मार सकता है। बिल्कुल सर। तो जब 2 होते हैं तो अगर एक के पीछे कैमल पड़ता है तो दूसरा वाला कैमल को हैंडल कर सकता है या उसको शूट कर सकता है। बिल्कुल सर। कई केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे जवान 2 जवान ऊँट पे बैठ के जा रहे हैं और नीचे उतरे कहीं कुछ देखने के लिए, और ऊँट जो है जवान के पीछे पड़ गया खाने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो दूसरे जवान ने उसको शूट किया। जी। जान तो बचानी है हमारी। बिल्कुल सर। तो एक कैमल का एक कोर्स चलाता है, कैमल हैंडलिंग कोर्स, और सबको कैमल के बारे में बताया जाता है कि भी इस कैमल को किस तरह से हैंडल करना है। अगर उसको पनिशमेंट भी देना है जी। तो पनिशमेंट देने के भी तरीके हैं। आप उसको डंडा मारेंगे तो वो रिवेंज लेगा। इसलिए आप जब उसको पनिश करेंगे कि भाई वो कहना नहीं मान रहा, आपकी पेट्रोलिंग में जा नहीं रहा है, वो अपनी पोस्ट से बाहर निकल नहीं रहा है, तब आप जो है उसको ऊपर ऐसा वजन, एक्स्ट्रा वजन मिट्टी के बोरे बांध के ऊपर लटका दो, तो वो फिर उसको बड़ी ताकत आती है चलने में। तो उसको समझ में आ जाती है कि अगर मैंने काम सही नहीं किया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। जी। लेकिन चाबुक या डंडा नहीं मार सकते आप, वो फिर वो रिवेंज लेता है। तो लाइकवाइज कैमल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ये सब में। आज भी कैमल को आप जैसे रन ऑफ कच्छ के अंदर कैमल आप देखिए, मोदी जी के साथ आपने मेरा फोटो देखा कैमल। बिल्कुल। अगर वो कैमल नहीं होता तो वो मोदी जी की जो इच्छा थी एज ए सीएम की, वो फेंसिंग पिलर के पास जा नहीं जा सकते, दलदल था। बिल्कुल। तो कैमल दलदल में चल गया। जी सर। तो जब मैं डीआईजी बीकानेर था तो मैंने 177 कैमल खरीदे थे। वो अपने आप में रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा परचेज कैमल का कभी नहीं हुआ।
और कैमल को खरीदने का भी एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसके अंदर आपकी पूरी टीम होती है, उसमें एक वेटनरी डॉक्टर भी होता है जी और कैमल का सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसकी हाइट कितनी होगी, जी उसकी ग्राउंड से हाइट, उसकी जो है मुंह की बना हुआ तो उसमें टोटल दांत कितने होंगे, 2 दांत वाला कैमल लेना है या 4 दांत वाला कैमल लेना है, जितने दांत ज़्यादा होंगे उसकी उतनी उम्र ज़्यादा है। ओके ये सब चीज़ें उसको चेक करके वो पास करता है वेटनरी वाला, उसके बाद में उस कैमल को लिया जाता है बीएसएफ में। और गांव में आजकल वैसे भी कैमल आप देखिए कि ट्रैक्टर्स आ गए तो गांव में कैमल भी नहीं मिलते इतने, वो तो हमको 177 कैमल खरीदने के लिए विच इज़ अ रिकॉर्ड, मुझे करीब 15 से 20 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी डेजर्ट के अंदर, गाँव में रिमोट एरियाज में। कैमल भी 3 प्रकार के होते हैं, जी बीकानेरी कैमल, बाड़मेरी कैमल, जैसलमेरी कैमल। इनमें सर जैसा आपने बताया 3 तरह के कैमल्स हैं, तो मैं डिफरेंस क्या था तीनों में? देखिए जो बीकानेरी कैमल है उसके अंदर बोलते हैं कि वो बड़ा ताकतवर होता है, ओके सर। हैवी होता है और वो माल ढोने में एक्सपर्ट है। जी और जो जैसलमेरी कैमल है वो अ, दौड़ने में बहुत इंडोरेंस में बहुत आगे है। कैसे? और जो बाड़मेरी कैमल है वो बताते हैं बड़ा सुंदर होता है, देखने में बड़ा अच्छा अट्रैक्शन। जी तो ये डेजर्ट के अंदर कैमल्स की खासियत है जी। तो कैमल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्टिकुलरली गुजरात और राजस्थान में। कैमल पंजाब में नहीं इस्तेमाल होता बिकॉज वहाँ पे हाँ तो टेरेन ही ऐसा नहीं है। सर जैसे कैमल है, ये बताते हैं कि वो एक बारी में काफ़ी पानी जो स्टोर कर लेता है और काफ़ी दिनों तक वो चल सकता है, तो वो भी एक तरह एडवांटेज कैमल का है सर? देखिए वो तो है ही है। देखिए डेजर्ट के अंदर पानी की तो स्कैरसिटी है ही है, बिल्कुल समस्या है। और वो एक है प्लस पॉइंट, प्लस कैमल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बीएसएफ के लिए गर्मियों में जब टेम्परेचर 50 डिग्री होता है। जी आप देखिए जब ग्राउंड पे जवान जब पेट्रोलिंग करता है फुट पेट्रोल, तब वो ग्राउंड पे जो सैंड ड्यून है, मिट्टी है, इतनी गर्म हो जाती है कि वहाँ पे मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो 50 60 70 डिग्री होता है। जी उस पर जवान चल रहा है तो उसके पैर जल जाते हैं गर्मी, और वो तो गियर लेके पूरा चलेगा, तैयार हो यूनिफॉर्म। तो अगर वो कैमल पे पेट्रोलिंग कर रहा है तो वो टेम्परेचर 10 डिग्री का फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल सर। क्योंकि वो गर्म मिट्टी पे नहीं है, वो ऊपर बैठा है। ऊपर बैठ कैमल को कुछ होता नहीं है। बिल्कुल तो और ऊपर से डोमिनेशन भी अच्छा है, ऊपर से हाइट से वो पूरा एरिया स्कैन करता है, देख सकता है। बिल्कुल। सो कैमल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। जी सर। सर एक जैसे भी आपने बात करी थी, जो फुटप्रिंट देखते हैं वो उससे पहचान होती है कि भाई ये आदमी इतने बजे करीब आया, इतना इसने एरिया कवर किया होगा। सर मूवीज़ में हमने कई बार देखा है कि जो स्मगलर होते हैं वो फुटप्रिंट ताकि नहीं आए तो वो नीचे बोरी या कुछ इस तरह की चीज़ें लगा लेते हैं और फिर उसके बाद क्रॉस कर लेते हैं बॉर्डर। क्या ऐसा भी कोई मामला सर आपके टाइम में आया था? नहीं हमारे टाइम में ऐसा नहीं आया है, लेकिन यस एक बार हुआ था जिसमें जैसलमेर में जब मैं डीआईजी ऑपरेशन जोखिम में था तो एक क्रॉसिंग हुआ था। देखिए जैसलमेर में शाहगढ़ बल्ज, बड़ा डिफिकल्ट शाहगढ़ बल्ज, और उस एरिया में सैंड ड्यून, बड़े बड़े सैंड ड्यून है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है। जो हमारी फेंसिंग है वो जो है पूरी फेंसिंग जो है मिट्टी में दब जाती है। जी तो वहाँ पे स्मगलर्स जो है वो चांस ले लेते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था जब स्मगलर क्रॉस कर गया तो उसके फुट मार्क, पग मार्क चेक किए गए। तो हमारे लड़के बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देख के बता दिया कि सर कितने आदमी गए थे और कितनी बजे गए होंगे अंदाजे से और कितना दूर गए होंगे वो। तो वो जो खुरा चेकिंग पार्टी जिसको बोलते हैं, खोजी, वो एक अपनी आप में एक यूनिक चीज़ है उनके, बड़ा है वो एक्सपर्ट होते हैं। जी तो अब आजकल तो खोजी बहुत कम मिलते हैं, अब हमारे लड़कों को ही हम ट्रेन करते हैं। जी पहले तो खोजी पर्टिकुलर कम्युनिटी होती थी, जी सर। और उस कम्युनिटी क्लान के लोग बीएसएफ में लिए जाते थे जी सर। जो इस काम के लिए एक्सपर्ट होते थे। जी सर। सर अगर अब हम बात करें 1971 वॉर और लोंगेवाला युद्ध की, उसके नायक थे सर लांस नायक भैरव सिंह जी। जो बॉर्डर मूवीज हमने देखी उसमें उन्होंने दिखाया बीएसएफ के वो एक अकेले थे जो फोर्स के साथ पूरे लगे रहे, लेकिन मूवी में शायद ये बाद में दिखा दिया था कि वो शहीद हो गए और आगे क्या रहा कुछ उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया पाया। लेकिन आपने सर उनको ढूंढा, कैसे आपको आया कि यार उनको ढूंढना चाहिए और आप उनको ढूंढ के लाए और फिर आप जब उनसे मिले तो सर वो क्षण कैसा था, हमें वो जानना। वो तो एक यादगार पल है, अनफॉर्चुनेटली उनकी आत्मा को शांति मिले, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। बट क्या हुआ कि 71 वॉर के बाद हम लोग आई थिंक 2022 के अंदर 2021 में 2021 में 50 साल
राइजिंग विजय विजय दिवस सेलिब्रेशन चल रहा था कि 71 वॉर के 50 इयर्स सेलिब्रेशन चल जी रहा था। सर। तो ये प्लान किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि भी जितने भी 71 वॉर के जो हीरोज रहे हैं उनको याद किया जाए, उनको बुलाया जाए जी और उनको ऑनर किया जाए। तो मैं डीआईजी बीकानेर था, तो मेरे ही एक बैचमेट उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे क्यों ना इसका पता किया जाए कि वो भैरव सिंह जो मूवी बॉर्डर मूवी में जिसने सुनील शेट्टी ने रोल किया था और वो हमारा 71 वॉर का हीरो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बिल्कुल उसको ढूंढा जाए। तो फिर उसके ऊपर फिर मैंने कार्रवाई करी और हमने गाड़ी भेजी वो जैसलमेर और जोधपुर के बॉर्डर में उनका गांव है जी वहाँ पे मैंने एक गाड़ी भेजी, एक ऑफिसर को भेजा और उनको ढूंढ लिया और पता चला कि वो जिंदा है जी और उनको हम लेके आए बीकानेर। जी वो ट्रेडिशनल धोती जी कुर्ते में वो उनकी ड्रेस है, ऊपर एक कोट लगा के रखते थे, मेडल भी लगा के रखते थे। जी और उनको जब हम बीकानेर लेके आए तो उनसे फिर मैंने मेरे फादर से मुलाकात कराई। फादर उनको जानते थे क्योंकि वो भी जैसे मेरे फादर आरएसी से बीएसएफ में आए थे 65 के बाद। जी वो भी पहले आरएसी में पापा के अंडर कमांड थे, मेरे फादर के अंडर कमांड थे, मेरे फादर उसके कंपनी कमांडर थे। ओके तो वो जब उनको पता चला कि मैं श्याम सुंदर सिंह का सन हूँ जी तो वो बोले साहब पहले मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ, वो मेरे पहले कंपनी कमांडर रहे। जी तो उनको मैं घर ले गया, इतनी खुशी हुई उनको और मेरे पास उनके फोटोज भी हैं। जी और वो पल भी एक बड़ा यादगार पल था जब उन दोनों को मैंने देखा। जी दे वर सो हैप्पी टू मीट ईच अदर, दे मेट आफ्टर सो मेनी इयर्स। बिल्कुल सर। तो वो एक दूसरे को बोलते आप जिंदा हो, बोला आप भी जिंदा हो। तो ऐसी बातें चली, बड़ी हिलेरियस और बड़ी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर की है। उसके बाद हमने उनको बहुत तरीके से ऑनर किया और काफ़ी उनका मीडिया में आया। और आप देखिए कि जब उनको हमने ढूंढ लिया जी तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो जिंदा है। बिल्कुल सर। आधे लोगों ने तो मूवी को देखते हुए सोचा भैरव सिंह तो खत्म हो गए थे जी और वो तो लांच नहीं थे। जी भैरव सिंह जो सुनील शेट्टी ने जो रोल किया था बॉर्डर में, वो तो असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर का रोल किया था, बिल्कुल जबकि ये तो लांच नहीं रहे थे। और इनको सेना मेडल मिला था। तो फिर वो टिपिकल मारवाड़ी में, क्योंकि मैं भी मारवाड़ी बोलना जानता हूँ, तो मैंने उनको मारवाड़ी में पूछा भैरव सिंह जी कितना आदमी थे हमारे यहाँ, जी हाउ मेनी मेन और पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स यू किल्ड। जी तो सो इनोसेंट से मैं तो 17 मारिया। मैं 17 मारे थे। जी तो he had a count on his fingers कि how did he kill those 17 Pakistani army soldiers, those who attacked लोंगेवाला। लोगेवाला। तो क्या हुआ कि वो बता रहे थे कि मैंने आपको बताया ना कि बीएसएफ के जवान और जो भी, क्योंकि पर्टिकुलरली आरएसी से उस टाइम गए थे, जी बड़े उस एरिया के रहने वाले, बिल्कुल एरिया के बारे में चप्पा चप्पा जानते थे। बिल्कुल तो इन्होंने ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो चांदपुरी जो कंपनी कमांडर था आर्मी के पंजाब रेजिमेंट के, उनको बताया था कि साहब उधर से हरकत हो रही है, ओके उधर से मूवमेंट हो रही है और वो पाकिस्तानी अटैक कर सकते हैं। जी तो ये बीएसएफ का, क्योंकि बीएसएफ को जितनी नॉलेज पाकिस्तान के अंदर क्या है वो नॉलेज, क्योंकि आर्मी तो अपने ऑप एरिया में आती है जी जब ऑपरेशन होता है, जी बट वैसे बीएसएफ अराउंड द क्लॉक रहती है। बीएसएफ का काम ही है कि आगे क्या हो रहा है, बिल्कुल। आगे पाकिस्तानी रेंजर्स में क्या हो रहा है, आर्मी क्या हो रहा है, उधर क्या गांव में क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन भैरव सिंह जी को पता था। जी तो इसको भैरव सिंह जी को इनके साथ अटैच किया था। जी तब फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। मैंने बोला कैसे, बोले नहीं मैं जब मोर्चे में खड़ा था जब इन्होंने पाकिस्तानी ने अटैक किया था टैंक्स के अंदर, टैंक्स लेके चढ़ रहे थे, तो मेरे साथ में एक आर्मी का जवान था, वो एलएमजी मशीन गन पे था, तो उसको गोली लग गई और बोला मैं तो राइफल के साथ था, तो उसको गोली लग गई तो साइड में हो गया, तो मैंने उसकी एलएमजी पकड़ी मशीन गन और दमादम दमादम सो बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज उन्होंने बताई। एंड ही बिकेम, ऑफ कोर्स ही वाज ए नेशनल हीरो, बीएसएफ का हीरो था। बिल्कुल और फिर बाद में जब हमने ढूंढा, हमने उनको लिया, तो फिर वो आर्मी जैसलमेर में जो भी आर्मी के फंक्शन हो, जी कोई भी फंक्शन भी कर बीएसएफ के जोधपुर में हो, ही वाज द चीफ गेस्ट, ओके ही वाज ऑलवेज इनवाइटेड। एंड देखिए जब उनकी तबीयत बड़ी सीरियस हो गई थी, जी ही वाज एडमिटेड इन एम्स जोधपुर, जी
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनसे बात करी जी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके सन से बात करी जी उनकी खुशी उनके बारे में पूछा बहुत अच्छा लगा लोगों बिल्कुल को सर सो भैरव सिंह वाज ए लेजेंड हीरो बीएसएफ का 71 वॉर हीरो बिल्कुल इसके ऐसी बात नहीं है भैरव सिंह के अलावा भी हमारे बहुत सारे हैं। काफी शहीद हुए पंजाब में मिस्टर बाजवा थे और भी कई उपल साहब थे और भी कई हमारे हीरोज हैं जो देश के लिए काम आए जी 71 वॉर में तकरीबन 125 बीएसएफ के जवान ऑफिसर शहीद हुए थे ये बड़ा अचीवमेंट है हमारा हम लोगों ने देश के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया जी सर उसके बाद में आप देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब से रेज हुई है आतंकवाद से लड़ती रही है पंजाब में कश्मीर में आई थिंक मोर देन 1600 हमारे जो ऑफिसर जवान देश के लिए शहीद हुए जी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लगता है आई फील प्राउड दैट मैंने ये फोर्स ज्वाइन किया और मैंने 36 साल नौकरी इस फोर्स में की जी सर सर भैरव सिंह जी जैसे आपने बताया सर उस टाइम का भी आपने जिक्र किया जब पाकिस्तानी आ गए तो उन्होंने खुद ये मोर्चा संभाला सर और व्यक्तिगत जीवन में वो किस तरह के आदमी जैसे आपकी मुलाकात हुई तो आपको क्या ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कुछ बातचीत ऐसी हुई आपको लगा कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है इनकी इतने सिंपल मैं उनके घर भी गया जी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे वो और बहुत ही सिंपल सादे इंसान पूजा पाठ में बिलीव करना और गांव में रहते थे मैं गया था जी और बहुत ही अच्छे इंसान थे जी सर जैसे उन्होंने उस टाइम की जब बात हुई होगी मिले जैसे उन्होंने जिक्र भी किया पाकिस्तानी आर्मी पे उन्होंने अटैक किया तो सर कुछ ऐसा आपने कुछ पूछा उनसे कि भाई आपके उस समय आपके मन में क्या चल रहा था क्योंकि जो सेना के जिनके पास वो घायल हो गए थे तो ये चाहते तो ये भी पीछे हट सकते थे या पीछे मदद के लिए बोल सकते थे लेकिन ये खुद ही डट गए तो उस समय इनके दिमाग में क्या चल रहा था आपने पूछा होगा तो क्या थी मैंने उनसे पूछा मुझे भैरव सिंह जी आपको डर नहीं लगा तो बोलता है तुम राठौड़ी दिखा दी मतलब कहते हैं राठौड़ी मतलब राठौर हिस्टोरिकल अगर आप बैकग्राउंड देखो जी तो उस जमाने में जो लड़ाइयाँ होती थी बिल्कुल तो पर्टिकुलरली जो जोधपुर बीकानेर नागौर तो राठौड़ डायनेस्टी थी तो वो लड़ाइयाँ तो इन्होंने देखी पूर्वजों ने जी तो ही वॉज वेरी ब्रेव आई मीन मस्ट से आई मीन व्हाट अ मैन ही वाज सर जैसलमेर में आपने एक 200 किलोमीटर की वॉकाथॉन का भी आयोजन किया सर किस तरह की वॉकाथॉन थी और इसको आयोजित करने के पीछे मोटिव क्या था किरण रिजिजू भी इसके अंदर बतौर चीफ गेस्ट आए थे सर देखिए मैं जैसलमेर में गया था मैं डीआईजी बीकानेर था जी और हमारे डीजी थे एसएस देशवाल जी वो उनको फिटनेस का बड़ा उनको शौक था और उन्होंने आईटीबीपी के वो डीजी रहे उन्होंने आईटीबीपी का फिटनेस इतना अच्छा कर दिया था कि आज भी लोग जो है उनको याद करते हैं और कुछ दिन के लिए वो डीजी बीएसएफ भी रहे उन्होंने वही फॉर्मूला बीएसएफ में भी अपनाया और उन्होंने इंश्योर किया कि बीएसएफ के जवान बीएसएफ के ऑफिसर्स फिट रहे आप देखिए रूटीन में जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं तो कई बार आपकी फिटनेस को ध्यान नहीं दे बिल्कुल तो उनका ये था कि उनको चलने का बड़ा शौक था जी तो उन्होंने एक इवेंट प्लान किया कि जैसलमेर में एक फिटनेस का एक एक्सरसाइज की जाए जिसको उन्होंने दिया था 200 किलोमीटर वॉकथन करना ओके तो अब मैं डीआईजी बीकानेर था उस वक्त ये डीजी आईटीबीपी थे लेकिन हमारे डीजी को उन्होंने बोला कि भाई ये जो इवेंट है ये हम बॉर्डर पे जैसलमेर में करना चाहते हैं जी क्योंकि आईटीबीपी तो पहाड़ों में है बिल्कुल सर इंडो टिबेटन बॉर्डर बिल्कुल सर तो 200 किलोमीटर का रूट पहले तो प्लान करना बिल्कुल सर फिर उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना ये इतना बड़ा इवेंट करना जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के जो सीनियर कैटेगरी ऑफिसर्स थे जी और यंग आर्मी एनएसजी बीएसएफ सारी स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स जी ऑप्शनल था कि भी कोई इसमें अपनी फिटनेस चेक करना चाहे तो ये एक मैसेज दिया गया होम मिनिस्ट्री के थ्रू पूरे फोर्सेस को जी तो उसके अंदर करीब 120 पुलिस ऑफिसर्स आर्मी ऑफिसर्स उन्होंने भाग लिया जी मेरी जिम्मेवारी थी कि ये ऑर्गेनाइज कराना इवेंट को जी और रूट को सेट करना तब डीजी बीएसएफ थे राकेश अस्थाना उन्होंने मुझे बोला पुष्पेंद्र आप जैसलमेर जाइए और आप इसको प्लान करिए तो फिर हमने ये देखा कि 200 किलोमीटर के अंदर आपने
एवरी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ तो कुछ खाने पीने चाय पानी बंदोबस्त करना पड़ेगा, बिकॉज आपका बड़ा टायरिंग होता है, बिल्कुल आदमी डिहाइड्रेट होके मर भी सकता है। बिल्कुल तो रूट अब हमने तय किया टफेस्ट रूट। जी सिंपल रूट क्या करना, रोड पे तो कोई भी चल जाएगा, लेकिन हमने बोला जब ये टेस्ट है तो फिर टेस्ट तो उसी हिसाब से होगा। तो मैंने फिर रूट टेस्ट सेट किया बॉर्डर के साथ साथ। जी और हमारा बॉर्डर तो बड़ा खतरनाक भयानक वो जो है डिफिकल्ट है, सागर बल्ज टेरेन। तो उसके साथ में एवरी 4 to 5 किलोमीटर्स में हमारी बॉर्डर आउट पोस्ट होती है। जी तो मैंने रूट को इस तरह से सेट किया कि ये सेंट ड्यून्स के एरिया से बॉर्डर से होते हुए ताकि ये जितने भी फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के आ रहे हैं उनको ये भी पता चले कि बॉर्डर कैसे होता है और बीएसएफ कितनी डिफिकल्ट कंडीशन में काम करती है। जी तो ये रूट बना के हमने भेज दिया। उसके बाद में डीजी ने वहाँ से अप्रूव कर दिया। जब जैसलमेर गया तो ये जब पूरा बंदोबस्त, इनका रहने सहने का बंदोबस्त किया गया। किरण रिजिजू चीफ गेस्ट थे, हेलीकॉप्टर से वो आए और उसको फ्लैग ऑफ किया। अब मेरा काम था ऑर्गेनाइज करने का, बिल्कुल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद में उनका रहने का बंदोबस्त जी, उनकी और अदर अरेंजमेंट्स, खाना पीना। और फिर वीआईपी को नेचुरली जो देशवाल साहब तो हमारे और फ्लैग ऑफ हुआ तो वो रवाना हो गए सीनियर ऑफिसर। वो खुद एट द एज ऑफ 58 वो वॉक करना शुरू कर दिया जी। मैं भी 57 ईयर था। तो मैंने देखा कि अब रिजिजू साहब को सी ऑफ करना है तो मैं सी ऑफ करने चले गया। पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्यों ना हम भी अपनी फिटनेस को चेक कर लें। जी और जब आप इनके साथ वॉक करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कोई ऐसी एडम की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं किसी इमरजेंसी हो तो आप उसको इमीडिएटली रिएक्ट कर सकते हो। बिल्कुल क्योंकि 200 किलोमीटर के अंदर कम्युनिकेशन का भी एक इशू रहता है। बिल्कुल सर आपका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाए तो इमरजेंसी में कुछ इवैक्यूएशन हो तो कैसे किया जाए। बिल्कुल तब फिर जो है वो मैंने उनके साथ वॉक किया जी 195 किलोमीटर, बिकॉज वो 1 घंटे के अंदर फास्ट दे कुड वॉक 5 किलोमीटर। तो मैंने फिर उनको सी ऑफ किया और उनके साथ किया। तो मैं देशवाल साहब के साथ पूरा वॉक किया। वो जो था एक एक्सपीरियंस था। और मैंने ये देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपके जो हाथ है ये इतने इसमें सॉइलिंग हो जाती है, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे आता है। आप जब लगातार 12 घंटे 14 घंटे वॉक कर रहे हो, खा भी रहे हो, चल रहे हो, रेस्ट आपको 4-5 घंटे का रेस्ट करना पड़ता था। और सैंड ड्यून्स में बड़ा डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर वॉक किया। बिल्कुल और तकरीबन 54 आवर्स में हमने ये जो मैराथन वॉकथन हमने कंप्लीट किया। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी माई सेल्फ। और ये जो मैं कर पाया एट द एज ऑफ 57-58, वो ये था कि एक आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो। और वो जो कमांडो कोर्स मैंने किया था जब यंग एज में, वो कॉन्फिडेंस जो है एक्चुअली रियली हेल्प मी। जी मुझे लगता है कि वो उसका अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा इस वॉकथन में मिला। जी क्योंकि मेरे को ये लगा कि अपन ने तो ऐसे डिफिकल्ट कोर्सेज कर रखे, हम चल सकते। सो उसके बाद में मुझे दिल्ली बुलाया गया, मुझे रिजिजू साहब ने खुद ऑनर किया जी और मुझे जो डिस्क दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया आईटीबीपी के डीजी की तरफ से मुझे मिला। डीजी बीएसएफ की तरफ से तो मिलते रहे, जी लेकिन आईटीबीपी डीजी से मिला। और मैं एक यूनिक रेयर अफसर हूँ जिसको राजस्थान पुलिस के डीजी साहब ने भी ऑनर कर रखा है। जो 300 करोड़ का हीरोइन पकड़ा था, राजस्थान पुलिस डीजी मिस्टर लाथर, उन्होंने मुझे डिस्क और सर्टिफिकेट दिया था। जी सो आई एम हैप्पी दैट आई कुड डू दैट। और मेरे अचीवमेंट में आई कंसिडर दैट इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट फॉर मी। जी पहला पार्ट देख के मज़ा आया ना। पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी से जब हमने बात की और उनके विभिन्न पहलुओं को हमने जाना, किस तरह से अलग-अलग तरह की जो टफ कंडीशन थी, वहाँ पर उन्होंने संयम रखते हुए काम किया, दुश्मनों को धूल चटाई और साथ ही देश सेवा का जो जज़्बा उनमें भरा हुआ है, उससे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट जल्दी आएगा, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।